नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विशाल और आपका ब्रेन स्पार्क अकेडमी में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं इंडियन एक्सटर्नल रिलेशन के बारे में। हमारा 4th चैप्टर है, सेकंड बुक का, पॉल साइंस का, 12th क्लास का। और अगर आपको कोई भी डाउट होता है इससे रिगार्डिंग तो मेरे को डिस्क्रिप्शन में आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पर मेरे को आप DM कर सकते हैं। और अगर आप मेरे इस चैनल पर न्यू हैं तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाली जो वीडियोज़ हैं आपको ज़रूर हमारा मोटिव रहेगा कि आपको नॉलेज बिल्डअप की जाए। ठीक है, तो स्टार्ट करता है। टॉपिक हमारा है इंडियन एक्सटर्नल रिलेशन या हमारा इंडियन फॉरेन पॉलिसी। दोनों जो आएंगे वो एक ही चैप्टर का नाम है। ठीक है, इसको सोचो कन्फ्यूज ना हो। फर्स्ट है हमारा आर्टिकल 51। ठीक है, आर्टिकल मतलब अनुच्छेद 51 हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में 395 आर्टिकल है। ठीक है, उसमें एक 51 आर्टिकल है हमारा। उस 51 आर्टिकल डायरेक्टिव प्रिंसिपल का जो हमारा आर्टिकल है, तो उसमें से 51 आर्टिकल्स में हमारे जो इंडियन एक्सटर्नल या इंडियन फॉरेन रिलेशंस के बारे में रिगार्डिंग से कुछ बता रही है। फर्स्ट है हमारा प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। इंटरनेशनल लेवल पे जितनी भी हमारी जो पीस सिक्योरिटी है उसको लेकर हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा इंडिया जो है वो उसके लिए सपोर्ट रहेगा, उस चीज़ को क्या करेगा, प्रमोट करेगा। ठीक है, गॉट इट। अगला हमारा मेंटेन जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशन बिटवीन द नेशंस। अब क्या है कि जो हमारा भारत है, हमारा भारत जो है पाकिस्तान है, वो तो खैर दोस्त देश तो हमारा पड़ोसी है, दोस्त है हमारा, बट बोल सकते हैं दोस्त दुश्मन कुछ भी है तो पड़ोसी, तो जो भी है। तो अब हमारा जैसे पाकिस्तान है, हमारा चाइना है। अब जितने भी कंट्रीज हम रिलेशन करेंगे उसको हम क्या करेंगे, एक सच्चाई से, एक ऑनर तरीके से हम उसको निभाएंगे। ठीक है, वो निभाएंगे, हमारा देश निभाएगा। आर्टिकल 51 के मामले में मेंशन क्या हुआ है। ठीक है, अगला हमारा आता है कि जो फास्टर जो है हमारे इंटरनेशनल लॉ, हमारा इंडिया जो इंटरनेशनल लॉ और ट्रीटी को क्या करेगा, प्रमोट, मतलब उसका अगेंस्ट में कभी कुछ नहीं जाएगा, उसको सपोर्ट करेगा कि हाँ भाई कोई ट्रीटी हुई है या कोई लॉ है तो उसको उसके अगेंस्ट में कभी जाएगा, उसको कोई उल्लंघन नहीं करेगा। ठीक है, तो वो बात है हमारी। अगला हमारा इंकरेज सेटलमेंट द इंटरनेशनल डिस्प्यूट। इंटरनेशनल लेवल पर जितने भी डिस्प्यूट होते हैं या कोई भी कंट्रीज को लेकर हो या किसी चीज़ को लेके हो तो उस डिस्प्यूट को इनकरेज करेगा, जो हमारे किसी फेवर करेगा उसके लिए बेटर रहेगा इंटरनेशनल लेवल पर कंट्री के लिए। तो ठीक है, ये हमारी 4 चीज़ें हैं ये आ रखी हैं। आर्टिकल 51 पूछ लिया जाता है हमारा, जो हमारा 2018 के बोर्ड एग्जाम में आ रहा था, तो इसको जरूर याद रखें। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा नेहरू रोल। काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन, अगर आपने लास्ट वीडियोस देखी हूँ तो मैंने आपको बता रखा था कि हमारे भारत के पहले प्रधानमंत्री थे नेहरू साहब। जैसे हमारे जवाहरलाल नेहरू साहब, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब हमारे पहले भारत के प्रधानमंत्री थे। ठीक है, तो उनका जो रोल था हमारे इंडिया में, जब PM पहले बने थे, इंडिया 1947 का हमारा इंडिया आज़ाद हुआ था, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट हुआ था, उनका जो रोल था, उस रोल को लेके क्या क्या चीज़ें, उनकी क्या एक्सपेक्टेशन थी या जो उनका क्या क्या मोटिव था, या उनकी वजह से क्या हमारे इंडिया पर क्या बेनिफिशियल मतलब इफेक्ट पड़ा, वो चीज़ है हमारा। ठीक है, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, इसका मतलब द रोल ऑफ दिस सेटल नेशनल एजेंडा, उनका नेशनल एजेंडा था। वैसे हमारे एक्सटर्नल मिनिस्टर भी थे उस टाइम पे, हमारे PM भी थे और एक्सटर्नल मिनिस्टर भी थे, विदेश मंत्री नहीं बोलते हैं, दोनों थे। ठीक है, इनके 3 मेजर ऑब्जेक्टिव थे। 3 मेजर ऑब्जेक्टिव क्या थे इनके फॉरेन पॉलिसी के? सोवरिटी मतलब होता है संप्रभुता। ठीक है, संप्रभुता का मतलब होता है स्वयं में प्रभु, हमारे ऊपर किसी कंट्रोल नहीं होता, हम अपनी मर्जी के मालिक होते हैं। ठीक है, हम अपने खुद के भगवान होते हैं, बोलते हैं संप्रभुता, सोवरिटी बोलते हैं उसे। ठीक है, तो इसका फर्स्ट ऑब्जेक्टिव था सोवरिटी। डिग्निटी मतलब अखंडता। ठीक है, तीसरा है हमारा जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जरूरी था। हमारा भारत जब आज़ाद हुआ था 1947 के बाद, हमारे भारत की कंडीशन बहुत डाउन थी, इकोनॉमिकली बहुत डाउन थी। उसको ग्रो अप करने के लिए हमारे नेहरू साहब ने बहुत उस चीज़ को ऑब्जेक्टिव अपनी फॉरेन पॉलिसी में वो चीज़ रखा हुआ था। उनके अपनी चीज़ों में डेवलपमेंट में अपनी उन्होंने डेवलपमेंट में इसलिए रखा हुआ था ताकि हमारे जो काफ़ी जो लोग थे हमारे इंडिया के, मेजर ऑफ पॉपुलेशन काउंटिंग जो थी हमारी, वो क्या थी, हमारी लोग थी, गरीब थे, तो उनके लिए चीज़ें सारी बताए गए थे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया हो। अगर कोई डाउट हो तो आप खड़क से मेरे को मैच खड़का दो। ठीक है चलो, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डिस्टेंस फ्रॉम टू कैंपस। ये बात हमारी हो रही है 1945 से 91 की। अगर आपको याद हो 1945 से 91 तक एक वॉर चला था, उसका नाम था कोल्ड वॉर। लड़ाई मतलब कोल्ड वॉर था, शीत युद्ध बोलते थे, ठंडा सा युद्ध। ठीक है, मतलब युद्ध होने की या वॉर होने की कंडीशन होना, बट वॉर नहीं होता उस सिचुएशन को हम बोलते हैं शीत युद्ध या कोल्ड वॉर। ठीक है, इंडियन एंड वांटेड टू कीप अवे फ्रॉम द मिलिट्री अलायंस। जो हमारी 2 पावर थी हमारे उस टाइम पे,
यूएस एंड सोवियत यूनियन मीन्स यूएसएसआर और हमारा यूएसए, ठीक है, या यूएसए बोले यूएस बोलो, एक ही बात है। इन दोनों चीज़ों से वो अलग रहना चाहता था, वो उन दोनों से अलग रहा था। उसने अलग रह के किस चीज़ को फॉलो किया था? नॉन अलाइन मूवमेंट। नॉन अलाइन मूवमेंट का मतलब क्या होता है कि किसी भी ग्रुप में शामिल ना होना और अपना डेवलपमेंट खुद कर, ठीक है। वो इंडिया, हमारा इंडिया चाहता था ना मैं यूएसएसआर में शामिल हूँ और ना मैं यूएसए में शामिल हूँ, मैं अपना डेवलपमेंट खुद करूँ। अगर वो ऐसा करता या यूएसएसआर में होता है यूएसए में शामिल हो जाता, तो यूएसए में शामिल हो जाता तो उससे ये होता कि उसको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट जो कैपिटलिज्म आइडियोलॉजी वो इंडिया अडॉप्ट उसको करनी पड़ती, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जितने भी यूएस साइड की कंट्रीज़ हैं, मोस्टली कंट्रीज़ में जो है वो हमारी कैपिटलिज्म आइडियोलॉजी है। उस चीज़ को देखते हुए हमारा इंडिया की आइडियोलॉजी कैपिटलिज्म होती, क्योंकि इंडिया के लिए कैपिटलिज्म आइडियोलॉजी गुडविल नहीं थी, क्योंकि हमारे इंडिया में बहुत सारे जो लोग थे वो गरीब थे, ठीक है। इसलिए हमारे इंडिया में ये चीज़ फॉलो नहीं करी और इंडिया ने दोनों कंट्रीज़ ग्रुप को छोड़ दिया, मतलब उससे पीछे अलग हट गया। उसका मोटिव ही यही था कि उसको अपने डेवलपमेंट पहले करना था, क्योंकि इन दोनों के बीच में घुस जाएगा तो बेचारा ना इधर का रहेगा ना उधर का, बोलता है ना गली का ना घाट का, वो चीज़ वही वाली चीज़ है, ठीक है। इंडिया 56 वैन दिए ब्रिटेन। अब क्या हुआ था कि ब्रिटेन ने अटैक किया था इजिप्ट पे, किस चीज़ को लेके? स्वेज कैनाल, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ब्रिटेन ने इजिप्ट पर अटैक क्यों किया था और कब किया था, किस रीज़न की वजह से किया था। इन दोनों के बीच में डिस्प्यूट चल रहा था स्वेज कैनाल को लेके, ठीक है। उस चीज़ को लेकर डिस्प्यूट मतलब बोला गया था और इंडिया इसके अगेंस्ट में था, न्यू कॉलोनियल के अगेंस्ट में, ठीक है। नव अपने उपनिवेशवाद बोलते हैं उसके अगेंस्ट में इंडिया था, क्योंकि न्यू चीज़ें क्या हो, न्यू कॉलोनिज्म वो दोबारा नहीं आना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी कॉलोनिज्म से हमारे ऑलरेडी कॉलोनिज्म से हमारे इंडिया जो है वो इन चीज़ों से उभर के आए, इतनी मुश्किल से आज़ाद हुई। इंडिया को उस कंडीशन के बारे में पता था, ठीक है, इंडिया को उस कंडीशन के बारे में पता था, इसीलिए उसने इस चीज़ का अगेंस्ट का प्रोटेस्ट किया, ठीक है। अगला हमारा आता है एफ्रो एशियन समिट। अब एक बात बताओ, एफ्रो मतलब अफ्रीका, एशिया मतलब वो तो पता ही है, वो तो पता होता नहीं किसी को, ठीक। तो एफ्रो मतलब अफ्रीका, एशिया मतलब एशिया मतलब एशिया ही है। एफ्रो अफ्रीका एशिया दोनों कॉन्टिनेंट्स है, ठीक है। अगर एज्यूम करो कि यहाँ पे क्या नाम है अफ्रीका है और वहाँ पे हमारा एशिया है, ये दोनों चीज़ का जो कंडीशन है, ये दोनों जो कॉन्टिनेंट है, उन दोनों कॉन्टिनेंट को एकजुट करने के लिए, यूनिटी लाने के लिए हमारा एफ्रो एशियन समिट किया या एफ्रो एशियन यूनिटी की स्टैब्लिशमेंट हुई थी, इसको प्रमोट किया था। क्योंकि क्या हुआ था कि जितने भी 1940s के बाद कॉलोनिज्म कंट्रीज आज़ाद हो रही थी, वो मोस्टली कंट्रीज जो थी वो हमारी अफ्रीका की और एशिया की। कहने को हालांकि पूरे वर्ल्ड पर रूल चल रहा था इनका सबका, फ्रांस, पुर्तगाल, ब्रिटेन, सबका इनका रूल चल रहा था हमारे इंडिया, बट ऐसा नहीं है। बट मेनली जो मेजर कंट्रीज थे बड़े बड़े वो इन्हीं एरियाज़ के थे, इन्होंने यहाँ पे आज़ाद हो रहे थे। उसी चीज़ को लेकर हमारे, क्योंकि इनको कंडीशन पता कैसी थी, तो इसीलिए इनको एकजुट करने के लिए हमारे इंडिया के जितने इंडिया का हर कंट्री से चली इसको यूनाइट करने के लिए स्टार्ट हो गई थी, ठीक है। नेहरू हैड बीन एडवोकेट द एशियन यूनिटी। अब क्या हुआ 1947 मार्च में, हमारी आज़ादी के ठीक 5 महीने पहले, ठीक 5 महीने पहले एक समिट हुई थी। इस समिट में हमारे नेहरू साहब ने इस चीज़ का लीड किया था और सब बंदों को एक साथ किया था। हालांकि उस टाइम हम आज़ाद नहीं हुए थे, बट फिर भी इस चीज़ की हमारे पास पावर थी। सोच लो, हमारे नेहरू साहब के पास इतनी पावर थी, उन्होंने इस चीज़ को डिफाइन कर लिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है, द एफ्रो एशियन कॉन्फ्रेंस हुई थी हमारी, इन्वेंशन क्या हुआ था, कहाँ पे ये हुआ था? हमारे इंडोनेशिया की सिटी थी, उसका नाम था बांडुंग, 1955। तो एक क्वेश्चन आता है बांडुंग समिट क्या है, बांडुंग समिट कहाँ पे हुई थी, क्यों हुई थी? तो बांडुंग समिट बोली जाए या एफ्रो एशियन समिट बोली जाए, वो दोनों एक ही बात है, ठीक है। अगला हमारा आता है कि द बांडुंग कॉन्फ्रेंस लेटर लीड दिया एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द नैम। नैम मैंने बताया नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, ठीक है। नैम जो था हमारा जो बनाया गया था, नैम की जो इस्टेब्लिशमेंट या नैम की जो नींव थी, नींव होता है ना, रूट्स, जड़ें, जो नीव्स थी वो कहाँ से पड़ी थी? वो हमारे बांडुंग समिट से या एफ्रो एशियन समिट से ही पड़ी थी, ठीक है। जिसकी फर्स्ट मीटिंग हुई थी 1961 में बेलग्रेड में, ठीक है, जो हमारे सब वर्ल्ड में, ठीक है, बेलग्रेड में हुई थी फर्स्ट हमारी क्या बोलते हैं मीटिंग हुई थी वहाँ पे, ठीक है। अगर आप कोई भी डाउट हो, ठीक है, तो प्लीज़ मेरे को बताएं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आने वाले वीडियोज़ के लिए उसका बेल आइकन का बटन दबाएं, ठीक है। और अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।